हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिविजिबिलिटी रूल के बारे में देखा था, जिसमें हमने 2 की पावर n का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था और इसके अलावा हमने 5 की पावर n का डिविजिबिलिटी रूल देखा था और 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखा था। ठीक है, तो हम एक बार उनको फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ 2 3 4 7 2 8 9 2 4। ठीक है, ये एक नंबर है, हमें चेक करना है कि ये 2 की पावर 5 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर 2 की पावर n से अगर डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमें लास्ट डिजिट से स्टार्ट होकर टोटल n डिजिट्स को चेक करना है कि वो 2 की पावर n से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि लास्ट से 5 डिजिट्स लेंगे, तो लास्ट से 5 डिजिट यहाँ तक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना है 2 8 9 2 4। ठीक है, तो हम इसको 32 से डिवाइड करेंगे। अगर ये 32 से अगर डिवाइड हो रहा है तो फिर ये पूरा का पूरा नंबर है, ये भी 32 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और ऐसे ही हमने 3 की पावर जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखा था, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमने देखा था कि ये जो डिजिट्स हैं इनका टोटल सम करेंगे अपन। तो यहाँ से देखो 2 3 5 5 4 9 7 16 2 18 18 8 26 26 और 9 35 35 और 2 37 37 और 4 41। ठीक है, तो इनका सम कितना है अपने पास में, इनका सम आया 41। तो अगर ये जो इनका जो सम आ रहा है, ये जो सम है ये अगर 3 से डिविजिबल है तो फिर ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, बट यहाँ पर इनका सम आया है 41। 41 के अंदर अगर 3 का भाग देंगे तो 13 बार पूरा पूरा जाएगा और रिमाइंडर बच जाएगा 2। इसका मतलब कि ये 41 है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये जो नंबर है ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा हमने लास्ट क्लास में देखा था कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल, और 9 के डिविजिबिलिटी रूल में भी मैंने आपको यही बताया था कि इनका जो सम आएगा वो अगर 9 से डिविजिबल है तो फिर ये नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। बट इन केस ऑफ दिस क्वेश्चन 41 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 9। ओके, तो 41 है वो 9 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर ये नंबर है ये भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने 2 की पावर n 3 और 9 इन तीनों का हमने दोबारा से एक बार रिवाइज कर लिया। इसके अलावा मैं आपको 5 का रूल और बता देता हूँ, जो 5 की पावर n वाला जो रूल था उसको हम एक बार और वापस देख लेते हैं। तो मैं जैसे कोई नंबर ले रहा हूँ कि 2 4 6 2 8 2 5 7 5। ठीक है, ये हमने एक नंबर लिया है। तो 5 की पावर n वाले नंबर 5 की पावर n वाले रूल में भी सीधा सा कंसेप्ट वही है जो 2 की पावर n में था। अगर यहाँ पर 5 की पावर n दे रखी है तो हमें 5 की पावर n से डिविजिबल है या नहीं है ये संख्या, ये अगर चेक करना है तो हम क्या करेंगे कि लास्ट डिजिट से स्टार्ट होकर टोटल n डिजिट्स ले लेंगे और उनके अंदर 5 की पावर n का भाग देंगे। अगर वो पूरा पूरा भाग जा रहा है तो फिर ये संख्या है वो भी 5 की पावर n से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो हम इसका कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, रुको इसमें देखते हैं हम। जैसे हमने लिया कि 5 की पावर 1 ली, तो हम चेक कर रहे हैं कि ये जो संख्या है ये 5 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि n जब होता है तो हम टोटल n डिजिट्स लेते हैं लास्ट से। तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 है तो हम क्या लेंगे, ओनली 1 डिजिट लेंगे। तो 5 है, ये 5 से डिविजिबल है, तो ये संख्या है ये भी 5 से विभाजित होगी। ठीक है, इसके बाद में मान लो कि मैंने यहाँ पर लिया 5 की पावर 2, वो कितना होता है 25। तो हम क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट्स लेंगे, क्योंकि n की वैल्यू है यहाँ पर 2 है, तो हम लास्ट की 2 डिजिट्स को लेंगे। तो वो 2 डिजिट्स हैं 75। 75 में हम 25 का भाग देंगे। ठीक है, तो 75 में अगर मैं 25 का भाग देता हूँ तो ये 3 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, तो ये 25 से भी डिविजिबल है ये संख्या। ठीक है,
अब इसके बाद में हम चलते हैं, मान लो कि मैंने 5 की पावर 3 ले लिया। 5 की पावर 3 कितना होता है, तो 25 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि ये संख्या है ये 125 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 125 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 है, तो हम लास्ट से स्टार्ट होकर टोटल 3 डिजिट्स लेंगे और उनके अंदर चेक करेंगे कि 125 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो यहाँ पर लास्ट के 3 डिजिट्स क्या हैं, 5, 7, 5। इसके अंदर हम चेक करते हैं कि 125 का भाग जाता है या नहीं जाता है। ठीक है, तो 125 का 575 में जब भाग देंगे तो 125 को 4 से मल्टीप्लाई जब करते हैं, 125 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल आ जाता है 500। ठीक है, तो ये संख्या है 575 है, इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई किया था तो 500 आ गया, बट रिमेनिंग में कितना बच गया, 75, जो कि 125 से छोटा है। तो इसका मतलब ये है कि ये 575 है, ये 125 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो ये अगर डिविजिबल नहीं है तो ये पूरा का पूरा नंबर है, ये भी 5 की पावर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो आपको सारा का सारा एक बार फिर से रिवाइज हो गया है। अभी हम कुछ नई चीज़ें देखने वाले हैं, जैसे 7 का रूल थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, हम 7 का रूल देखेंगे, हम 11 का देखेंगे, हम 13 का देखेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हम अगर 4 का तो वही हो जाएगा, 4 का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो वो 2 की पावर n वाला ही रूल होता है इसका। बाकी अगर हम 5 का मैंने अभी बता ही दिया आपको, 6 है तो 6 क्या होता है, 6 एक कंपोजिट नंबर है जिसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो जो नंबर दे रखा होगा हम उसमें देखेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है और वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर वो दोनों से डिविजिबल है तो फिर वो नंबर है वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, उसके बाद में हमने देख लिया 2 का, हमने देख लिया, हमने 3 का देख लिया, हमने 4 का डिविजिबिलिटी रूल देख लिया, हमने 5 का भी देख लिया, 6 का अभी जस्ट मैंने बताया आपको, एक 7 बाकी है उसको हम अभी देखेंगे। उसके अलावा 8 होता है, 8 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 3 लिखते हैं, तो 8 का भी हमने 2 की पावर n वाले फॉर्मूले से देखा है। उसके बाद में 9 होता है, उसका मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि जो डिजिट्स हैं उनका सम करेंगे, उनका सम है वो अगर 9 से डिविजिबल है तो फिर वो संख्या है वो भी 9 से विभाजित होगी। ठीक है, तो हमने 9 का भी देख लिया है। इसके बाद में हम चलते हैं 10 वाले में। तो 10 का एकदम सीधा सा फंडा है कि अगर लास्ट में अगर किसी जो संख्या है उसके लास्ट में यूनिट डिजिट अगर उसका 0 है, इसका मतलब कि उसमें 10 का एक फैक्टर तो होगा, तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। तो 10 का एकदम सीधा सीधा रूल है कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में अगर यूनिट डिजिट अगर 0 है तो फिर वो संख्या 10 से विभाजित होगी ही होगी। ठीक है, इसके बाद में आता है 11। तो हम 11 का भी अभी हम देखने वाले हैं, 7, 11 का हम साथ में देखेंगे। इसके बाद में आता है 12 एक कंपोजिट नंबर है, फिर से 12 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो 12 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो अगर हम मैंने भी जैसे 6 वाला रूल बताया था वैसे ही 12 का है, हम चेक करेंगे कि इसमें 3 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, और हम इसमें 4 का भाग देंगे। अगर 3 और 4 दोनों का अगर कंप्लीटली भाग जा रहा है, ठीक है, उस संख्या में, तो फिर वो संख्या है वो 12 से भी विभाजित होगी। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं 13 पर। तो ये 13 का भी हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में हम 14 पर आते हैं। तो 14 है, इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 इंटू 7। तो हमें 2 का रूल पता है, हम 7 का भी देख लेंगे तो आपको 14 का और पता चल जाएगा। इसके बाद में हम आते हैं 15 पर। ठीक है, 15 का फैक्टराइजेशन क्या होता है, 3 इंटू 5। ठीक है, तो अगर हम 15 से अगर किसी की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम क्या देखेंगे कि वो संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है, वो संख्या 5 से विभाजित है या नहीं है। अगर वो संख्या 5 और 3 दोनों से विभाजित है तो 15 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है, इसके बाद में हम कुछ और आगे की आगे देखते हैं। 15 के बाद में आता है 16। ठीक है, तो 16 का क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है। तो 2 की पावर 4 होता है, हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले 2 की पावर n वाला रूल, तो उससे 16 की डिविजिबिलिटी भी चेक हो जाएगी। फिर हम आते हैं 17 का हम अभी एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके अंदर देखेंगे। फिर आते हैं 18 पर। तो 18 का भी क्या फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको 2 इंटू 9 भी लिख सकते हैं। तो हम चेक कर लेंगे कि ये संख्या 2 से डिविजिबल है या नहीं है और 9 से डिविजिबल है या नहीं है।
तो अगर कोई संख्या है वो 2 और 9 दोनों से अगर डिविजिबल होगी तो वो 18 से भी डिविजिबल होगी, ठीक है। फिर इसके बाद में आते हैं 19 का हम एक अच्छा सा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, तो उससे 19 का डिविजिबिलिटी रूल भी हमें पता चल जाएगा। ऐसे करते करते हम लास्ट तक के अगर संख्याएं लें तो उसमें मोस्टली जो प्राइम नंबर्स बचेंगी उनका हम अभी एक सबका कॉमन एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो उससे सारी की सारी जितनी भी प्राइम नंबर्स हैं उन सबका कोई नंबर है वो किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल है या नहीं है वो उससे चेक हो जाएगा उस कंसेप्ट से। उसके अलावा बाकी जितनी भी कंपोजिट नंबर होगी, कंपोजिट नंबर का हम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे मान लो कि मैं 54 ले लेता हूँ, तो 54 क्या होता है, 54 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 3 3 9 30 27 दूनी 54, ठीक है। तो 50 अगर हमें दिया जाए कि कोई संख्या है, मान लो यही संख्या है जो एक मैं संख्या ले लेता हूँ जैसे 4 3 2 8 2 9 3 7 2, ठीक है। ये मैंने नंबर लिया है, हमें चेक करना है कि 54 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 54 का हमने अभी फैक्टराइजेशन किया तो वो क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो अभी इसमें देखो यहाँ पर एक इसका फैक्टर है वो एक 2 भी है, तो हम 2 का अगर डिविजिबिलिटी रूल हमने देखा था और 2 का हमें पता भी है अगर लास्ट डिजिट अगर क्या बोलते हैं सम संख्या है तो फिर वो संख्या है वो 2 से डिविजिबल होगी, ठीक है। तो ये संख्या 2 से तो डिविजिबल है, अभी हमें चेक करना है कि ये संख्या 27 से डिविजिबल है या नहीं है। तो जैसे देखो 3 की पावर n 3 की पावर कितनी भी हो उनका चेक करने का एक ही रूल है कि इन सब का सम करेंगे। अगर वो सम है वो जैसे यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 27 है ये, तो अगर इनका सम है वो अगर 27 से अगर डिविजिबल है तो ये संख्या है ये भी 27 से डिविजिबल होगी, ठीक है। तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि 3 का हमने देखा था कि हम डिजिट्स का सम करते हैं, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या डिविजिबल होगी। फिर ये 3 की पावर 1 थी, हम 3 की पावर 2 मतलब कि 9 का देखते हैं, तो फिर हम इनके सम को 9 से डिवाइड करेंगे, तो अगर वो संख्या 9 से पूरी भाग जा रही है इनका सम सबका सम, तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी, ठीक है। वैसे ही 3 की पावर 3 है, इसका होता है 27, तो हम इनका सम करेंगे, अगर इनका सम है वो 27 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी 27 से डिविजिबल होगी, ठीक है। तो ऐसे हम 54 का निकाल लेंगे। तो मोस्टली बचता क्या है कि हमारे पास में जो टोटल संख्या है उनमें प्राइम नंबर्स होती हैं, उनमें कंपोजिट नंबर होते हैं। प्राइम नंबर का कंसेप्ट है वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा कंपोजिट नंबर बचती हैं, तो जो कंपोजिट नंबर है कंपोजिट नंबर में हमने अभी देखा है कि उनका फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन में जो प्राइम नंबर्स या फिर जो ये छोटे नंबर्स आ रहे हैं इन सब का हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। अगर उससे वो कंप्लीटली मतलब डिविजिबल हो रहा है तो वो संख्या भी डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हमें पढ़ना है 7, 11 और 13 का रूल, ठीक है। तो हम अभी ये 7, 11 और 13 इन तीनों का कंसेप्ट है वो एक साथ में पढ़ने वाले हैं। तो मैं लिख रहा हूं अभी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 एंड 13, ठीक है। ये हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो 7 के कई वो क्या बोलते हैं 2 प्रकार के जो डिविजिबिलिटी रूल होते हैं, बट मैं आपको एक जो तरीका है जो इन तीनों का कॉमन है पहले वो बताऊंगा, उसके बाद में हम दूसरे वाला देखेंगे, ठीक है। 11 की भी हमने देखा है कि जैसे कोई संख्या लिखी हुई है, मान लो कि 2 3 4 6 कोई संख्या है, मान लो 2 3 4 और उसके बाद में 4 6 8, ठीक है। ये संख्या है ना। तो 11 का अगर डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो एक तो क्या करते हैं अपन, इनके जो अल्टरनेटिव नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पर क्या है 8 आ रहा है, 8 के बाद में हम 6 को स्किप करेंगे, उसके बाद में 4 आ रहा है, ठीक है, उसके बाद में हम इस 4 को स्किप करेंगे, फिर आ रहा है 3। तो हम ये जो तीनों के तीनों जो अल्टरनेटिव नंबर है इन तीनों का सम कर लेंगे। सम कितना आएगा 3 + 4 + 8, तो ये कितना आ जाएगा 8 4 12 और 3 15, ठीक है। वैसे इसके अलावा जो दूसरे नंबर्स बचे कौन कौन से बचे अभी, एक तो 2 बच गया, एक 4 बच गया, एक 6 बच गया, तो इनका हम सम करेंगे। तो इनका सम कितना आएगा 6 + 4 + 2, तो ये कितना आया 12।
अब देखो 11 का रूल ये होता है कि अगर इन दोनों का डिफरेंस है वो अगर मतलब 15 माइनस 12, तो ये यहाँ पर तो 3 आ रहा है, बट मान लो कि कोई ऐसा नंबर दिया हुआ हो जिसमें हम अल्टरनेटिव जो डिजिट्स हैं उनका अगर सम करें और फिर जो रिमेनिंग जो डिजिट्स हैं उनका सम करें और उनका जो डिफरेंस है वो अगर डिफरेंस या तो 0 आ रहा है या फिर 11 आ रहा है या फिर माइनस में भी 11 आ रहा है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनका जो डिफरेंस है वो अगर 11 का कोई फैक्टर आ रहा है, जैसे यहाँ पर 22 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है मान लो ना, तो अगर ये 11 का कोई फैक्टर आ रहा है तो फिर ये संख्या है ये भी 11 से विभाजित होगी, ठीक है। ये रूल है, ये 11 के लिए है। तो हम एक बार तीनों का कॉमन रूल है उसको देख लेते हैं पहले। तो फिर एक मिनट रुको, तो तीनों का हम कॉमन रूल देख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने मान लो कि एक संख्या लिखी है क्या, 2 2 6 1 3 5, ठीक है। मैंने एक ये संख्या लिखी है, हमें चेक करना है कि ये जो संख्या है ये इनमें से किस किस से डिविजिबल है। ये 7 से डिविजिबल है या नहीं, ये 11 से डिविजिबल है या नहीं, और ये 13 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो देखो इसका एक कंसेप्ट होता है कि हम क्या करेंगे, हम लास्ट डिजिट से स्टार्ट होंगे और हम 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 6 नंबर्स की संख्या है ये, और इसमें सीधा सीधा बन रहा है कि 3 का 2 पेयर बन रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से जो बड़ा पेयर होगा, मतलब कि बड़ा नंबर जो बनेगा वो कितना है, 226। हम इसमें से क्या करेंगे, छोटे वाले को माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है छोटे वाला, 135। इन दोनों का जो डिफरेंस देखेंगे हम, डिफरेंस यहाँ पर कितना आ रहा है, 6 में से 5 गए तो 1, और 22 में से 13 गए तो 9, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना है, 91। हम चेक करेंगे कि जो इनका डिफरेंस आ रहा है वो इनमें से किससे डिविजिबल है। तो हमें पता है कि 91 के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं, एक तो 13 होता है, एक 7 होता है। इसको 13 गुणा 7 लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो 91 है ये 13 से भी डिविजिबल है और ये 7 से भी डिविजिबल है, ठीक है। अगर इनका जो डिफरेंस है वो 13 से अगर डिविजिबल है तो ये जो नंबर आएगी ना ये भी 13 से डिविजिबल होगी, ये भी 13 से डिविजिबल होगी, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर ये जो 91 है ये 91 7 से भी डिविजिबल है, तो ये जो नंबर है ये 7 से भी डिविजिबल होगी, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। अभी हम इसके कुछ और एग्जांपल्स भी करेंगे और हम एक बार चेक भी कर लेते हैं कि 226 135 है ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें अगर 7 का भाग देते हैं तो देखो 7 3 21 होता है, ये रिमेनिंग क्या बच जाएगा 1, यहाँ पर 6 है तो 7 दूनी 14, बच्चे कितने अपने पास 2, फिर हमने 1 लिया तो 7 3 21, 0 रिमाइंडर बच गया। फिर हम यहाँ से 3 लेंगे, इसके अंदर भाग नहीं जाता तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर हम 5 यहाँ से उठाएंगे तो 7 5 35 होता है, तो इसको माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो संख्या है ये 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो रही है। और हमने ये जो 3 का जो पेयर बना के इसमें डिफरेंस वगैरह देखा तो इससे भी हमें पता चल रहा है कि ये संख्या वो 7 से डिविजिबल हो रही है। ऐसे मान लो कि आपको अगर और प्रूफ चाहिए तो फिर हम जो क्या बोलते हैं इसको 13 से डिवाइड करके और देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो ये जो संख्या थी वो क्या थी, 2 2 6 1 3 5, ठीक है। हम इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 एकम 13, बच्चे कितने 22 में से 13 गए 9 बचे, यहाँ पर कितना है 6, 13 7 91, बच्चे कितने 5, यहाँ पर 6 हमने यूज ले लिया 1, 13 3 39, बच्चे कितने 12, फिर हमने 3 लिया यहाँ से, 13 निमा के 117, बच्चे कितने 6, और ये हमने यहाँ से 5 लिया, 13 पंजे 65। तो इसका मतलब ये 13 से भी डिविजिबल हो रहा है, हमने यहाँ से क्रॉस चेक भी कर लिया, ठीक है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रूल आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। अभी हम इसका कुछ और एग्जाम्पल भी लेते हैं, ठीक है। इसका दूसरा अगर एग्जाम्पल लें हम, तो अभी मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एक 1409408, ठीक है। हमने ये एक नंबर लिया है 1409408।
हम अभी चेक करने जा रहे हैं कि ये संख्या इनमें से किससे डिविजिबल है। इसके अलावा अगर देख रहे हैं तो ये लास्ट का मतलब लास्ट का डिजिट है वो इवन है, तो ये 2 से भी डिविजिबल हो रहा होगा। फिर देखो हम अगर 2 का स्क्वायर लेते हैं मतलब कि 4 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो रहा है, तो लास्ट के 2 डिजिट में अगर 4 का भाग जा रहा है पूरा पूरा तो फिर ये 4 से भी डिविजिबल है। और फिर ये 8 से भी डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि 408 में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है 51 बार। ठीक है, तो ये हमने पहले ही देख लिया तो मैं उनका दोबारा दोहराव नहीं करूंगा। मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको वही जो 7, 11 और 13 का रूल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर संख्या लिखी है, क्या लिखी है 14, मैंने ये संख्या लिखी है यहाँ पर 1409408। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें वही करना है अपने को, जो इस लास्ट के जो पेयर्स हैं वो बनाने। 1 मिनट, 1409408। ठीक है, ये हमें संख्या दी हुई थी, हमें चेक करना है इसमें 7, 11, 13 में से किस किस का भाग जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि 3-3 के पेयर बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि लास्ट से 3-3 के पेयर बनाने स्टार्ट करते हैं। तो एक तो ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया और यहाँ पर सिंगल 1 है। अगर यहाँ पर सिंगल 1 है तो इसके आगे 001 लिख लेते हैं, तो फिर ये भी एक 3 नंबर का पेयर बन जाएगा, 3 डिजिट्स का पेयर बन जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर अभी आपने बताया था कि अगर यहाँ पर जो पेयर्स हैं वो अगर 2 ही पेयर्स बन रहे थे पहले तो उनमें तो हम डिफरेंस चेक कर लेंगे, बट यहाँ पर 3 पेयर बन रहे हैं तो 3 में हम किस किस का डिफरेंस चेक करेंगे। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। देखो यहाँ पर 3 पेयर बन रहे हैं तो 3 पेयर में हम क्या करेंगे, जो अल्टरनेटिव पेयर हैं उनका सम करेंगे। ठीक है, तो अल्टरनेटिव पेयर हैं, अल्टरनेटिव पेयर क्या क्या है 401 और दूसरा पेयर क्या है 001। ठीक है, 408, ये 408 और ये 001, तो इनका हम सम करेंगे तो वो कितना आएगा 904। ठीक है, ये जो इनका सम आ रहा है, जो अल्टरनेटिव जो पेयर्स बन रहे हैं उनका जो सम आ रहा है उसमें से जो रिमेनिंग है उसमें से इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये भी 409 है, ये भी 409 है, तो 409 और 409 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 आ रहा है, इनका जो डिफरेंस है वो 0 आ रहा है। तो हमने देखा था कि हम डिफरेंस में 7, 11, 13 का भाग देकर देखेंगे, तो यहाँ पर हम 0 में भाग देंगे तो 7 का भी जा रहा है, 11 का भी जा रहा है, 13 का भी भाग जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या हमने जो लिखी थी स्टार्टिंग में 1409408 है, ये जो संख्या है ये 7 से भी डिविजिबल है, ये संख्या है ये 11 से भी डिविजिबल है, ये 13 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो इससे आपको ये कंसेप्ट है ये थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। अभी हम कुछ और एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। ठीक है, तो मैं मान लो कि और एग्जाम्पल लिखता हूँ कि 1 3 4 6 9 4 5 6। ठीक है, ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल लिया है। हम इसको चेक करेंगे कि ये 7, 11, 13 में से किस किस से डिविजिबल है। मैंने अभी आपको पेयर वाला सिस्टम बताया था, तो हम फिर से पेयर वाला खेल खेलने वाले हैं इस पर। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से देखो ये जो संख्या है इसमें टोटल डिजिट्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो टोटल 8 डिजिट्स हैं। हम चेक करने वाले हैं कि ये संख्या है ये 7, 11, 13 में से किस किस से डिविजिबल है। तो मैंने भी आपको बताया था कि हम लास्ट डिजिट से स्टार्ट होकर 3-3 के पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो 3-3 के पेयर बनाएंगे तो पहला पेयर क्या बन रहा है 4 5 6, दूसरा बन रहा है कि 4 6 9, तीसरा बन रहा है 1 3, इसके आगे हम 0 लगाएंगे तो ये 0 1 3 बन जाएगा तीसरा पेयर। तो मैंने अभी आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, जो अल्टरनेटिव पेयर्स हैं उनका सम करेंगे। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव पेयर क्या क्या है, एक तो 4 5 6 है, एक 0 1 3 है। हम इन दोनों का सम करेंगे तो 4 5 6 और 0 1 3 इन दोनों का सम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 3 9 5 1 6 और 4। ठीक है, ये 4 6 9 आ गया। इसमें बीच वाला नंबर भी फिर से 4 6 9 है, तो 4 6 9 और 4 6 9 का डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर से यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस है वो 0 आ गया। इसका मतलब कि ये जो संख्या है ये 7 से भी डिविजिबल है, ये संख्या है 11 से भी डिविजिबल है, ये संख्या है 13 से भी डिविजिबल है।
हम मान लो कि क्रॉस चेक करते हैं, इस संख्या को हमने 11 को दूसरा रूल भी पढ़ा था जिसमें अल्टरनेटिव जो नंबर्स हैं उनका सम करके देखेंगे और जो रिमेनिंग जो नंबर्स हैं उनके सम में से उनको माइनस करेंगे, तो फिर बाद में अगर वो चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो हमने नंबर क्या लिखा था यहाँ पर 1 3 4 6 9 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अल्टरनेटिव नंबर्स कौन कौन से हैं, मैं इनको वाइट मार्क कर देता हूँ। ये 3 अल्टरनेटिव नंबर है ना, 4 नंबर हैं अल्टरनेटिव। इसके अलावा रिमेनिंग क्या क्या है, एक तो 5 है, एक 9 है, एक 4 है, एक 1 है, ठीक है। तो मैं इनका जो ये रेड मार्क जो किए हुए हैं इनका सम करता हूँ, तो 5 9 14 14 और 4 18 18 और 1 19, इनका सम आया ये 19 आया है। उसके अलावा मैं जो व्हाइट मार्क किए हुए हैं इनका सम करता हूँ, तो 6 4 10 10 और 6 16 16 और 3 19। देखो यहाँ पर जो अल्टरनेटिव नंबर्स थे, जो ये 6 4 उसके बाद में 6 फिर 3, इनका सम आ रहा था 19। फिर जो रिमेनिंग नंबर्स थे 5 9 4 1, इनका भी सम कितना आया था 19। मैंने अभी बताया था आपको कि 19 और 19 इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। अगर ये मतलब यहाँ पर डिफरेंस 0 आ रहा है, अगर यहाँ पर मान लो कि 0 नहीं आता और ये 11 का अगर कोई भी फैक्टर आ जाता, ठीक है, अगर ये 11 का कोई भी फैक्टर आ जाता तो ये संख्या है ये किससे विभाजित हो जाती 11 से, बट यहाँ पर इसका फैक्टर आ रहा है वो 0 आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है वो 0 आ रहा है, इसका मतलब 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जो संख्या है ये 11 से डिविजिबल है, ठीक है। हम और एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो अभी मैं थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेता हूँ, एक 2 4 5 9 2 4 1 7 8 5, ये जो हमने संख्या ली है हम चेक करेंगे कि ये संख्या 7 11 और 13 में से किस किस से डिविजिबल है, ठीक है। देखो हम फिर से यहाँ पर पेयर बनाएंगे, तो देखो एक पेयर बन रहा है 7 8 5, एक पेयर बन रहा है 2 4 1, एक पेयर बन रहा है 4 5 9 और एक पेयर बन रहा है 2, इसके आगे हम 2 0 लगा लेंगे तो 002 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि हम चेक करेंगे कौन से जो अल्टरनेटिव पेयर हैं उनका हम सम करेंगे। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव पेयर क्या क्या बन रहे हैं, एक तो 7 8 5 है, उसके बाद में हम 2 4 1 को छोड़ देंगे, उसके बाद में बन रहा है 4 5 9। हम 7 8 5 है और 4 5 9 है, इन दोनों का सम करने वाले हैं, ठीक है। तो 7 8 5 और 4 5 9 इन दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 9 14, 8 5 13 और 1 14, 7 और 1 7 4 11 11 और 1 12, इनका सम आया कितना 1244, ठीक है। इसके अलावा जो रिमेनिंग जो पेयर्स हैं उनका भी हम सम करेंगे, क्यों, क्योंकि अभी ये जो संख्या है ये थोड़ी बड़ी हो गई है। तो पहले क्या था कि रिमेनिंग जो पेयर बन रहा था वो एक ही बच रहा था, तो हमें उसमें सम वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, बट यहाँ पर ये संख्या बड़ी है तो हम अल्टरनेटिव जो पेयर्स बन रहे थे उनका सम करेंगे और जो रिमेनिंग पेयर्स हैं उनका भी सम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना है 2 4 1 और वो उस 002 को और ऐड करेंगे तो 2 4 3, ये इनका सम आया है, ठीक है। तो फिर से वही कंसेप्ट अपने को अप्लाई करना है। 1244 बड़ा है, 243 छोटा है, तो हम 1244 में से 243 को घटाएंगे, ठीक है। तो इनको घटाएंगे तो यहाँ पर 4 में से 3 गया 1 बचेगा, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0 और 1 ऐसा कैसा रह जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1001, इनका डिफरेंस है 1001। ये एक बड़ा ही अच्छा इनका डिफरेंस है, इससे हमें पता चलेगा। ये देखो 1001 है, ये 7 इंटू 11 इंटू 13, 13 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 7 है। इसकी वैल्यू ही कितनी होती है 1001 होती है, ठीक है। तो अभी देख लेना, अगर हमें ये वैसे भी किसी जो क्वेश्चन है उसमें डायरेक्ट तरीके से भी काम आ जाता है तो 1001 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, एक तो 7, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये आता है भाई, इसको हम क्रॉस अगर करें तो 11 इंटू 13 कितना हो जाएगा 143 हो जाता है, और इंटू में 7 करेंगे तो 7 ये 21, 2 7 चौक 28 और 2 30, असल लगे 3, 7 एकम 7 और 3 10, तो 1001 आ रहा है। तो देखो
हमने इनका डिफरेंस लिया, ये जो अल्टरनेटिव पेयर्स थे हमने इनका सम किया, और जो रिमेनिंग जो अल्टरनेटिव पेयर्स थे उनका भी सम किया। उन दोनों का हमने डिफरेंस लिया, तो यहाँ पर एक का सम आ रहा था 1244, दूसरे का सम आ रहा था वो कितना था 243। तो हमने 1244 में से 243 घटाया, तो इसका जो रिमाइंडर जो डिफरेंस है वो कितना आया 1001 आया। हमने चेक किया कि 1001 है, इसमें 7 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, 11 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, 13 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। हमने रिजल्ट में ये पाया कि इसमें 7 का भी भाग जा रहा है, इसमें 11 का भी भाग जा रहा है, इसमें 13 का भी भाग जा रहा है। अगर इसके डिफरेंस में 7 का, 11 का, 13 का तीनों का भाग जा रहा है, तो ये जो नंबर है इसमें भी 7, 11 और 13 तीनों का भाग जा रहा होगा। ठीक है, तो ये 7, 11 और 13 इन तीनों का कॉमन जो डिविजिबिलिटी रूल था वो था। ठीक है, हम अभी देखो, अभी तक हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए होंगे। हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया है, हमने 3 का पढ़ लिया है, हमने 4 का पढ़ लिया है। 4 का ऐसे हो जाएगा कि 2 का स्क्वायर होता है। फिर हमने 5 का देखा है, फिर 6 होता है वो कंपोजिट नंबर होता है, मतलब कंपोजिट नंबर माने संयुक्त संख्या। तो 6 को हम 2 × 3 कर लेंगे, तो 2 और 3 का चेक कर लेंगे। उसके बाद में हमने 7 का जस्ट अभी देखा है, फिर बाद में हमने 8 का भी देख लिया है। 2 की क्यूब होता है 8, तो 2 की पावर n वाला कंसेप्ट लगेगा। फिर मैंने आपको 9 का भी रूल बता दिया है। 9 होता है, उसमें जो नंबर्स जो डिजिट्स हैं उनका सम करेंगे, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो फिर वो पूरी संख्या है वो भी 9 से डिविजिबल होगी। उसके बाद में 10 का मैंने बताया था आपको कि अगर यूनिट डिजिट अगर उसका 0 है तो वो बेसिकली 10 से डिविजिबल होगी। 11 का जस्ट हमने अभी पढ़ा था। और 12 का कितना हो जाता है, 12 को लिख लेते हैं 4 × 3, तो हम चेक करेंगे कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है, हम चेक करेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर वो संख्या दोनों से डिविजिबल है तो फिर वो जो नंबर होगा वो 12 से भी विभाजित होगा। उसके बाद में हमने 13 का चेक करना था, तो 13 का मैंने अभी जस्ट आपको बताया है। फिर हम देखते हैं 14 का, तो 14 फिर से एक कंपोजिट नंबर है। 14 का फैक्टराइजेशन होता है वो होता है 2 × 7, तो हम चेक करेंगे कि 2 से डिविजिबल है या नहीं है, हम चेक करेंगे कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर वो संख्या दोनों से विभाजित है तो फिर वो जो नंबर होगा वो 14 से भी डिविजिबल होगा। उसके बाद में हम चेक करेंगे 15 का, तो 15 का होता है 3 × 5, तो हम देखेंगे कि वो संख्या है वो 3 से विभाजित है या नहीं है। हम देखेंगे कि वो संख्या है वो 5 से विभाजित है या नहीं है। अगर वो संख्या दोनों से विभाजित हो रही है तो वो संख्या होगी वो 15 से भी विभाजित होगी। उसके बाद में हम देखेंगे 16 का, तो 16 क्या होता है 2 की पावर 4 होता है, तो इसमें जो 2 की पावर n वाला जो कंसेप्ट है वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं 17 का, तो 17 का भी हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, उससे चेक करेंगे। फिर 18 का हो गया, तो 18 को लिख लेंगे हम 2 × 9, तो 18 में जो नंबर्स अगर किसी से डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी तो हम देखेंगे कि ये संख्या है तो वो 2 से विभाजित है या नहीं है। हम देखेंगे कि ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है। अगर वो संख्या दोनों से विभाजित है, 2 और 9 से, तो फिर वो संख्या होगी वो 18 से भी विभाजित होगी। उसके बाद में हम 19 का भी देखने वाले हैं। फिर हम 20 का देखते हैं, तो 20 में 20 को क्या लिख लेते हैं अपन 4 × 5 लिख लेते हैं। हम चेक करेंगे कि ये संख्या 4 से डिविजिबल है या नहीं है। हम चेक करेंगे कि ये संख्या 5 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर वो संख्या दोनों से विभाजित है तो वो संख्या होगी वो 20 से भी विभाजित होगी। उसके बाद में 21 है, तो 21 भी 3 × 7 होता है। 21 एक कंपोजिट नंबर है, तो हम चेक करेंगे कि ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है। हम चेक करेंगे कि ये संख्या 7 से विभाजित है या नहीं है। अगर वो संख्या 3 और 7 दोनों से विभाजित होगी तो ये जो नंबर दी हुई है जो अपने को वो 21 से भी विभाजित हो रही होगी। उसके बाद में हम चलते हैं 22 पर, तो संख्या 22 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, तो हम 22 को लिखेंगे 2 × 11। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है। हम ये भी देखेंगे कि ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है। अगर वो संख्या दोनों से विभाजित हो रही है तो फिर वो जो संख्या दी हुई है वो 22 से विभाजित होगी। उसके बाद में हम चलते हैं 23 पर। 23 का भी हम एक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, उसी से सब सारे जो जितने प्राइम नंबर्स हैं उन सबको देख लेंगे। तो हम बेसिकली देखो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हम चलते रहेंगे। हम देखेंगे कि जो संख्याएं हैं उनमें मोस्टली जो कंपोजिट नंबर होते हैं यानी संयुक्त संख्याएं होती हैं। बाकी जो प्राइम नंबर्स होते हैं, कुछ प्राइम नंबर्स का हमने अभी चेक कर लिया है, कुछ का हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे जिससे आगे की जितने भी प्राइम नंबर्स होंगी उन सारों का जो विभाजन का रूल है वो हमें पता चल जाएगा। हम उससे सारों को सोल्व कर सकते हैं। और जितनी भी संयुक्त संख्याएं हैं उनका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड में जो छोटे छोटे गुणनखंड आ रहे होंगे उनको हम चेक करेंगे कि ये संख्या है इन छोटे छोटे गुणनखंडों से विभाजित है या नहीं है। अगर वो छोटे वाले गुणनखंडों सभी से विभाजित है तो जो वो संख्या होगी वो भी वो संख्या होगी जो जिसका हम फैक्टराइजेशन कर रहे होंगे उससे भी विभाजित होगी। ठीक है, तो देखो हमने अभी तक 13 तक
की जो अभाज्य संख्याएं थी उनका हमने विभाजन का नियम पढ़ लिया था। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं 13 से आगे वाली संख्याएं। उसमें हम उस नियम से हम 7 का भी, 11 का भी, हम 13 का भी, किसी का भी डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं। किसी का भी विभाजन का नियम है, हम उस कंसेप्ट से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो वो कंसेप्ट है, उसको हम बोलते हैं, उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं सीड नंबर कंसेप्ट। ठीक है, उसका नाम है सीड नंबर कंसेप्ट। ये ऐसा कंसेप्ट है, इससे हम जितनी भी और जो अभाज्य संख्याएं बची हुई हैं और जो हमने अभी तक काम में लिए हैं उन सब का हम इससे चेक कर सकते हैं विभाजन का नियम। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है ये बड़ा ही मज़ेदार रहने वाला है। हमें इससे पता चलेगा, जैसे कुछ बड़ी बड़ी प्राइम नंबर्स होती हैं, जैसे 71 है, 73 है, 61 है, हम इन सब का कोई संख्या है वो अगर इन जो ये बड़ी बड़ी जो प्राइम नंबर्स है इनसे विभाजित है या नहीं है, ये हम इस कंसेप्ट से सीधा चेक कर सकते हैं। वैसे हम अगर सीधा सीधा भाग देंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम अभी शुरुआत करते हैं सीड नंबर कंसेप्ट की। तो देखो कोई भी नंबर होता है, हम ए ले लेते हैं, ये ए है, ये प्राइम नंबर होगा। जो अभी हम अगर जो एग्जांपल देखेंगे उनमें जो भी प्राइम नंबर से हम विभाजन का नियम जो चेक करेंगे उसका वैल्यू होता है ए। ठीक है, तो इस देखो प्राइम नंबर होगा वो तो क्या होगा, वो मान लो कि जैसे 23 हो गया। हमें क्या करना है, हमें इसको इस फॉर्मेट में बनाना है कि 10a ± 1 में आ जाए। ठीक है, तो बेसिकली ये जो a होगा ये उस प्राइम नंबर का कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा। मतलब कि ये जो a होगा उसका जैसे यहाँ पर 23 है तो हमें 23 को 10n ± 1 में बनाना है। तो देखो 23 है, इसको हम लिख लेते हैं 23 × 3। तो 23 × 3 कितना आता है, ये 69 आता है। तो मैं इस 69 को लिख सकता हूँ कि 70 - 1। इस 70 - 1 को मैं लिख सकता हूँ कि 10 × 7 - 1। तो ये देखो यहाँ पर ये जो 10 × 7 - 1 है ये इस फॉर्मेट में बना या नहीं बना, 10 × 7 - 1। ये देखो यहाँ से ये जो 10 × n ± 1 वाले फॉर्मेट में इस 23 की जो वैल्यू है 69, ये इस फॉर्मेट में बन गई है। तो a का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी जो प्राइम नंबर दिया हुआ है उसको किस संख्या से मल्टीप्लाई करके और हम उसको 10n ± 1 वाले फॉर्मेट में बनाएं। ठीक है, तो ये आपको भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा पढ़ने में, बट मैं इसका कुछ और एग्जाम्पल भी लेता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने इसका एग्जाम्पल लिया अभी, इसका मैंने एग्जाम्पल लिया, मान लो कि 71 है, उसका हम सीड, ये बेसिकली जो n है ना, इसी n को बोलते हैं सीड नंबर। हम इस n का जो विभाजन का नियम है उसमें कैसे इस n को अप्लाई करेंगे वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं ये बता देता हूँ कि आपको ये सीड नंबर है, इसको निकालते कैसे हैं और इसकी वैल्यू कब प्लस होती है और कब माइनस होती है। ये दो चीज़ें हैं, ये मुझे पहले बतानी है। उसके बाद में हम इसका जो कुछ संख्याएं लेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उनमें ये जो सीड नंबर है इससे हम कैसे उसको विभाजित करते हैं ये हम आगे जाके चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने देखा है कि 71 है, अभी इस 71 है, इसका कोई मल्टीपल या फिर ये खुद संख्या है, इसको हम देखेंगे कि ये 10 × n ± 1 के फॉर्मेट में कैसे सेट होता है। तो देखो 71 है, इसको हम लिख सकते हैं 70 + 1। ठीक है, तो 70 + 1 है, तो यहाँ पर देखो 70 + 1 है, इसको लिख सकते हैं 10 × 7 + 1। तो यहाँ से देखो n है, ये n की जगह पर क्या आ रहा है 7। ठीक है, इसके अलावा एक इसको लिख सकते हैं अपन 71। अब इसको देखो
अगर -1 वाला करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 इंटू कोई भी नंबर n होगा उसमें से हम 1 घटाएंगे। तो देखो 10 का कोई भी मल्टीपल ले लो, लास्ट यूनिट डिजिट कितनी आएगी 0, 0 में से -1 करेंगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ हासिल लाकर लास्ट जो डिजिट बचेगा वो कितना बचेगा 9। ठीक है, तो हमें जो 71 है उसका कोई ऐसा मल्टीपल देखना है जिसका लास्ट डिजिट है वो 9 आता हो। तो देखो 71 इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो यूनिट डिजिट है वो 9 आ जाए। तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 ही आ जाएगा। तो देखो 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा 9, 9 इंटू 7 कितना हो जाएगा 63। तो 71 इंटू 9 कितना है 639 है। अभी ये जो 639 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 64 इंटू 10, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 64 -1। ठीक है, तो यहाँ से देखो n की वैल्यू क्या आ रही है 64 आ रही है। ठीक है, तो अभी देखो हमने एक चीज़ देखी है कि हम या तो इसको ऐसे फॉर्मेट में बना रहे हैं कि ये +1 आए, या फिर ऐसे फॉर्मेट में बना रहे हैं -1 आए। देखो यहाँ पर +1 वाला हमने निकाला तो वो कितना आया था 7, यहाँ पर -1 वाला अभी हमने निकाला वो कितना है 64। देखो मज़े की बात ये है कि 64 और 7 इन दोनों को अगर सम करेंगे तो कितना आएगा 71 आएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि अपना सीड नंबर है वो सही है या नहीं है, दोनों के दोनों, वो भी इससे पता चल जाएगा। अभी बात रही कि सीड नंबर को कब पॉजिटिव लेना है हमें और कब नेगेटिव लेना है, ये हमें चेक करना है। तो देखो अगर यहाँ पर अपन +1 करने पर जो ये रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा था 71, तो ये जो 71 है ये अगर +1 करने पर आ रहा है तो सीड नंबर क्या होगा वो नेगेटिव होगा। समझ में आई ये बात। अगर ये जो 71 है उसको 10 के किसी मल्टीपल से गुणा करके यहाँ पर उसके बाद में हमें +1 ऐड करना पड़ रहा है, उसमें एक हमें उसमें जोड़ना पड़ रहा है, तो ये जो सीड नंबर होगा ये नेगेटिव में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो 71 था हमने इसको लिखा कि 10 इंटू 7 +1। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक को ऐड किया है इसमें जो 70 है उसमें। तो अगर यहाँ पर एक को ऐड किया है तो ये जो सीड नंबर होगा ये क्या होगा, ये -7 होगा। बेसिकली यहाँ पर अगर प्लस का साइन आ रहा है तो यहाँ पर जो सीड नंबर में आएगा वो साइन क्या आएगा माइनस का आएगा। वैसे ही देखो 639 इसका दूसरा सीड नंबर जो आया था वो 64 आया था। हम इसका साइन चेक करेंगे तो देखो 639 है, इसको हमने लिखा कि 10 इंटू 64 -1। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है -1, इसका मतलब कि जो 640 है उसमें से हमने एक घटाया है यहाँ पर। तो घटाया इसका मतलब कि इसका जो साइन है वो क्या है नेगेटिव है इसका साइन। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर इसका साइन पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर सीड नंबर वाले में यहाँ पर नेगेटिव आएगा, अगर इसका साइन है यहाँ पर नेगेटिव है तो सीड नंबर वाले में यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो 71 है उसके 2 सीड नंबर होंगे और कोई भी प्राइम नंबर ले लो, सभी प्राइम नंबर्स के 2 सीड नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसके 2 सीड नंबर हुए। पहला तो इसका 71 का क्या हुआ था, पहला हमारे पास में आया था क्या आया था -7, दूसरा कितना आया था 64। ठीक है, ये 2 सीड नंबर हो गए इसके। मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको ये थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो इसको हम मिटा देते हैं। अभी मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि मैंने 11 का मुझे सीड नंबर चेक करना है। अभी मैं 11 को ऐसे लिख सकता हूं कि 10 इंटू 1 + 1, 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा 10, प्लस में 1 करेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैं लिख सकता हूं कि अभी देखो मुझे फिर से क्या करना है कि -1 करना है, तो इसका मतलब कि 11 का कोई ऐसा मल्टीपल देखना है हमें जिससे मल्टीप्लाई करने पर जो यूनिट डिजिट है वो 9 आए। तो 11 का सबसे छोटा मल्टीपल जिससे मल्टीप्लाई करने पर अब यूनिट डिजिट 9 आए वो क्या होगा 9 हो जाएगा। तो 11 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 99। हम इस 99 को इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100, 100 में से हम क्या करेंगे -1 करेंगे। ठीक है, तो देखो हम देखेंगे अभी हमने देखा था कि जो कोई भी नंबर है ए को हम लिखते हैं 10n + -1। ठीक है, यहाँ पर जो n है ये सीड नंबर होता है। तो देखो यहाँ पर जो 11 था, 11 को हमने लिखा कि 10 इंटू 1 + 1। तो यहाँ पर n की वैल्यू तो 1 आ जाएगी।
अभी इसका साइन हमें चेक करना है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम यहाँ पर 1 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर साइन क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि अगर इसका जो भी वैल्यू आएगी उसमें से अगर हम यहाँ पर 1 को घटा रहे हैं तो इसका मतलब कि ये साइन माइनस है, तो यहाँ पर जो सीड नंबर है वो उसका साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अभी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये दोनों के दोनों सीड नंबर है, ये सही है नहीं है। तो इनका जो वैल्यू है, हम साइन को नहीं देखेंगे यहाँ पर, इनकी जो वैल्यू है, वैल्यू क्या क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 10 है। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 10 + 1 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ये 11 सेम टू सेम वही संख्या आ रही है जिसका हम सीड नंबर है वो चेक कर रहे थे। ठीक है, इसका मतलब जो भी हम कर रहे थे वो दोनों के दोनों सही हैं। और 11 का हमारे पास में सीड नंबर क्या क्या आ गया है, एक तो -1 आया है, एक प्लस में 10 आया है। ठीक है, ऐसे ही हम किसी और भी संख्या का सीड नंबर निकालते हैं। जैसे मान लो कि मुझे 23 का निकालना है। ठीक है, तो अब देखो 23 में हमने अभी तक 2 एग्जाम्पल देखे थे, एक तो 71 देखा था, एक हमने देखा था जो क्या बोलते हैं 11 देखा था। ये दोनों में तो ऐसा था कि जो खुद प्राइम नंबर था वही या तो एक उसमें ऐड करने पर वो जो सीड नंबर वाला कंसेप्ट बन रहा था, या फिर उसमें जो दूसरा था वो हमें घटा के निकालना पड़ रहा था। हम देखते हैं 23 का। देखो 23 में लास्ट डिजिट क्या है, 3 है। तो हमें पता चल रहा है कि इसको डायरेक्ट हम ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं कि 10 × 2 + 1, क्योंकि इससे 21 ही आएगा। तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर तो ये आएगा नहीं, है ना। हमें चेक करना है कि 23 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि इसका लास्ट जो यूनिट डिजिट है वो या तो 1 हो जाए या फिर वो 9 हो जाए। ठीक है, तो हम 23 को यहाँ पर जो देखो इसका डिजिट है वो 3 है, तो हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट जो यूनिट डिजिट आएगा वो 9 तो बन ही जाएगा। तो हम देखते हैं कि 23 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना आएगा, 69। ठीक है, ये जो 69 है इसको हम लिख सकते हैं कि 10 × 7 - 1। 69 को हम क्या लिख सकते हैं कि 10 × 7 70 में से 1 घटाएंगे तो 69 आ जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर अगर माइनस है तो फिर सीड नंबर है उसका साइन क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो इसका सीड नंबर क्या आ जाएगा, इसका सीड नंबर क्या आ जाएगा, 7 तो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है, बट इसका साइन क्या आएगा यहाँ पर, +1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन क्या दे रखा है, -1 दे रखा है। तो इसका जो सीड नंबर का साइन आएगा वो क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, अभी हमें दूसरा सीड नंबर देखना है। तो हमें अभी जो मैं इतनी देर से आपको कैलकुलेशन करके समझा रहा था हम वैसे नहीं देखेंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्राइम नंबर थी वो क्या थी, 23 थी। ठीक है, तो जो प्राइम नंबर हमने लिया था वो कितना था, 23 था। ठीक है, तो 23 अभी देखो मैंने अभी आपको बताया था कि दोनों के दोनों जो सीड नंबर है उनकी जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है उनका सम होता है वो प्राइम नंबर के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक जो सीड नंबर है वो कितना है, 7। तो दूसरे वाला कितना हो जाएगा, तो वो 23 - 7 हो जाएगा। तो वो कितना आएगा अपने पास में, 16। इसका साइन अगर प्लस है तो उसका साइन क्या होगा, माइनस होगा। देखो एक प्राइम नंबर उसके 2 सीड नंबर होते हैं, एक का साइन पॉजिटिव होता है, एक का साइन नेगेटिव होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि दोनों का सम है वो उस प्राइम नंबर के बराबर होगा। ठीक है, तो अभी इसका सम जो दूसरा जो हमारे पास में सीड नंबर आया वो कितना है, -16। हम इसको क्रॉस चेक करते हैं तो देखो 23 है, 23 को हम अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना होता है, 161। इस 161 को हम लिख सकते हैं कि 10 × 16 प्लस में 1। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ गई, न्यूमेरिक वैल्यू आ गई 16। यहाँ पर देखो मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर प्लस का साइन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वही हमने निकाला है कि 16 -16 है, ये -16 है। ठीक है, ये आपको भी सीड नंबर निकालना अच्छे से आ गया होगा। मैं अगर एक लास्ट एग्जांपल लेकर आपको और बता देता हूँ। मैं मान लो कि लेकर चलता हूँ कि 101 का हमने निकालना है। 101 है वो एक अच्छा सा प्राइम नंबर है, बड़ा प्राइम नंबर है। तो हम इसका चेक करते हैं कि इसका सीड नंबर क्या आएगा। तो मैं 101 को एक तो डायरेक्टली ऐसे लिख लेता हूँ कि 10 × 10 प्लस में 1। तो यहाँ पर देखो n की वैल्यू तो डायरेक्ट कितनी आ गई है, 10 आ गई है। बट यहाँ पर प्लस साइन है तो सीड नंबर में जो साइन आएगा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो इसका फर्स्ट जो सीड नंबर है वो क्या आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, -10। मैंने भी आपको बताया था कि जो
सीड नंबर है, उन दोनों जो सीड नंबर है उनकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है उन दोनों का सम है वो उस प्राइम नंबर के बराबर होगा। तो यहाँ पर पहला जो सीड नंबर अपने पास में आया वो 10 था, तो दूसरे वाला कितना आ जाएगा, तो उसको 101 में से अपन घटा लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। ठीक है, हम इसको चेक करते हैं कि 91 आ रहा है या नहीं आ रहा है, और हमने देखा है कि यहाँ पर ये माइनस का है तो ये वाला जो आएगा वो प्लस का आएगा। ठीक है, तो जो 101 है, 101 को हमें ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है, ऐसी जो छोटी से छोटी संख्या आएगी उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि इसका जो यूनिट डिजिट है वो 9 हो जाए। तो यहाँ पर देखो पहले यूनिट डिजिट है इसका 1 है, तो हम 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि अपने पास में रिजल्ट है वो 9 आए। तो हम अगर 1 को 9 से गुणा करते हैं तो हमारे पास में जो रिजल्ट है वो 9 आएगा। ठीक है, तो हम अगर मान लो कि इस संख्या को 9 से गुणा करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 909 आ जाएगा। ठीक है, हम इस 909 को भी वापस इसी फॉर्मेट में लिखने वाले हैं 10 × n + -1 में। ठीक है, तो 909 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 10 × 91 माइनस में 1। ठीक है, 10 × 91 कितना हो जाएगा, 910 हो जाएगा, 910 हो जाएगा, उसमें से हम 1 घटाएंगे तो 909 आएगा। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ रही, 91 आई, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू, n की न्यूमेरिक वैल्यू आई वो कितनी आई है, 91 आई है। यहाँ पर हमने देखा है कि ये जो साइन है ये माइनस का है, तो यहाँ पर ये जो साइन होगा सीड नंबर का ये प्लस में होगा। तो हमने भी देखा था कि n का जो सीड नंबर है, जो 101 है उसका सीड नंबर हमने डायरेक्ट निकाला तो वो भी +91 था, हमने क्रॉस चेक किया तो वो +91 ही आ रहा है। ठीक है, अभी मैंने इतने सारे एग्जाम्पल आपको बता दिए सीड नंबर कैसे निकालना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सीड नंबर निकालना अच्छे से आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया है तो एक बार आप इसको वापस रिवाइज करके देख लीजिएगा। ठीक है, अभी हम एक चीज़ चेक करते हैं कि इस सीड नंबर को हम कैसे यूज़ लेने वाले हैं। ठीक है, हमें अभी चेक करना है कि सीड नंबर को कैसे यूज़ लेना है हमें। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल मैंने लिया है कि हम चेक करने वाले हैं भी कि सीड नंबर से हम डिविजिबिलिटी रूल है उसको कैसे चेक करते हैं। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने एक संख्या लिखी है 1815942, ये मैंने एक संख्या लिखी है। हमें चेक करना है कि जो ये संख्या है ये किससे विभाजित है, ये 23 से विभाजित है या नहीं है, हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले 23 के जो सीड नंबर थे वो निकाले थे। एक तो अपने पास में सीड नंबर क्या आया था, प्लस में 7 आया था, और दूसरे वाला कितना आया था, माइनस में 16 आया था। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला है, कहाँ गया वो, ये रहा। एक तो माइनस में 16 आया था, एक ये प्लस में 7 आया था। ये हमारे पास में 23 के 2 सीड नंबर थे। ठीक है, तो हमने एक तो -16 था, एक प्लस का 7 था, ये प्लस का 7 -16, ये हमारे पास में 2 सीड नंबर आ गए किसकी, 23 के। हमने भी ये फाइंड आउट कर लिए थे। अगर कोई ऐसा प्राइम नंबर दिया हुआ था जिसका हमने अभी तक फाइंड आउट नहीं किया था तो फिर हम उसका वापस चेक कर लेते। हम आगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी देख लेंगे जिनका हमने सीड नंबर अभी तक चेक नहीं किया और उनको भी हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेंगे। ठीक है, तो 23 का सीड नंबर 7 और 16 आया। हमें देखो अभी करना क्या है, जब हम इस कंसेप्ट को जब अप्लाई कर रहे होंगे तब हम छोटे वाले जो सीड नंबर है उसको कंसीडर करना है। क्यों? क्योंकि आगे कैलकुलेशन थोड़ी है वो इजी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो छोटे वाला जो क्या बोलते हैं सीड नंबर है वो क्या है, प्लस में 7 है। हमें क्या करना है, ये जो संख्या है 1815942, हमें क्या करना है कि इसका जो यूनिट डिजिट है, ये जो नंबर है इसका हमें जो यूनिट डिजिट है इसको सीड नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इसको सीड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 × 2 कितना आएगा, ये 14 आएगा। अब देखो यहाँ पर सीड नंबर प्लस में है, सीड नंबर अगर पॉजिटिव है तो ये जो इसका रिजल्ट आएगा ना, जो यूनिट डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सीड नंबर पॉजिटिव है तो हम इस रिजल्ट को इसके अंदर ऐड करेंगे। इस 2 को तो हम यहाँ से साइड कर देंगे और जो रिमेनिंग जो पार्ट है 1815942, हम इसमें ये जो 14 है इसको ऐड करेंगे यहाँ पर।
क्यों? क्योंकि सीड नंबर था उसका साइन क्या था? पॉजिटिव था। पॉजिटिव है तो हम इसको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा? 8 आएगा, 9 1 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम फिर से वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो ये जो +7 है, इस +7 को इस यूनिट डिजिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 8 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। ये 56 फिर से प्लस का है, हम इस 8 को हटा देंगे, बाकी जो नंबर बचेगा उसमें 56 ऐड करेंगे। तो देखो 10 0 6 6 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, यहाँ पर 1 + 1 2 हो जाएगा, यहाँ 8 ऐसा कैसा रह जाएगा? ये 1 आ जाएगा। ठीक है, हम फिर से यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे जब तक कि ये जो संख्या है ये 23 के छोटे मल्टीपल में ना जाए, तब तक हम चेक करते रहेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है? 6 है, तो हम 7 को किसी मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से करेंगे, तो ये कितना आएगा? 42 आएगा। क्योंकि सीड नंबर पॉजिटिव है तो हम 42 को फिर से ऐड करेंगे, बट यहाँ पर हम 6 को यूज़ नहीं लेंगे, हम सिर्फ 21 के अंदर इसके अंदर 42 को ऐड करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा, 8 ऐसा कैसा रह जाएगा, 1 ऐसा कैसा रह जाएगा। ठीक है, अभी हमने देखा कि 1863 है, ये भी 23 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ये भी बड़ी संख्या है, तो हम एक बार और इस प्रोसेस को अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर अपने पास में क्या आ गया? 1863, ये जो यूनिट डिजिट है ये कितना है? 3 को हम फिर से सीड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 7 × 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 21। हम इस 21 को 181 में ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 7, ये कितना आ जाएगा? 0, ये कितना आएगा? 2। देखो 23 × 9 कितना होता है? 207 होता है, वो 207 आ रहा है। अगर आपको अभी भी लगता है कि ये जो क्या बोलते हैं, ये जो 207 जो नंबर लिखा हुआ है ये 23 से भाग जाता है या नहीं जाता है, ये हमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो हम एक बार और इस प्रोसेस को अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है वो कितना है? 7 है। हम इसको सीड नंबर जो था वो क्या था? +7, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 49। हम इस 49 को क्या करेंगे? इस जो 7 को हटा के जितनी नंबर बची होगी उसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो नंबर बची है वो 20 बची है और यहाँ पर है वो 49 है, तो 20 के अंदर 49 ऐड करेंगे तो 69 आएगा। ये जो 69 है ये कितना? 23 × 69 होता है, तो 69 आ गया अपने पास में। अब अगर ये 69 है, ये अगर 23 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब कि जो शुरुआत में मैंने जो संख्या बताई थी वो भी 23 से विभाजित होगी। ठीक है, आपको भी ये थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, बट हम इसके कुछ और एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं एक बार इसको वापस दोबारा आपको दोहरा देता हूँ। हमने देखा कि ये जो संख्या थी 1815942, हमें इससे 23 से डिविजिबल है या नहीं ये चेक करना था। ठीक है, हमने 23 के जो सीड नंबर है वो निकाले। सीड नंबर है वो किसी भी नंबर होती है प्राइम नंबर, उसके हमारे पास में सीड नंबर 2 आते हैं। हमने अभी इसका थोड़ी देर पहले निकाल के चेक कर लिया था, तो इसका सीड नंबर था +7 और -16। ठीक है, तो -16 जो है वो इसका एक सीड नंबर था, एक था +7। देखो यहाँ पर हमें ये कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन वो नॉर्मल कैलकुलेशन है, बट यहाँ पर अगर हम 16 लेते तो 16 की जगह 16 को 7 से मल्टीप्लाई करते तो 112 आता, और फिर बाद में मान लो कि यहाँ पर अगर यूनिट डिजिट अगर 9 बच जाती तो 16 को 9 से मल्टीप्लाई करते तो 144 आता। तो जो 144 हो गया, 112 हो गया, ये थोड़े बड़े डिजिट्स हैं ना, बड़े नंबर्स हैं, तो हम इसलिए इस जो बड़े वाला सीड नंबर है हम इसको कंसिडर नहीं करते, हम छोटे वाले सीड नंबर को यूज़ लेते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो ईजी बने रहे। आप चाहो तो आप जो बड़ा वाला जो सीड नंबर है उससे भी इस पूरी की पूरी प्रोसेस को दोहरा सकते हो, बट एक चीज़ ध्यान रख लेना, अगर यहाँ पर सीड नंबर पॉजिटिव है तो हमें क्या करना है कि जो यूनिट डिजिट से अगर सीड नंबर को मल्टीप्लाई करके जो जो हमारे पास में रिजल्ट आ रहे हैं उन सबको जोड़ेंगे हम। बट अगर यहाँ पर सीड नंबर अगर नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे कि जो इनका रिजल्ट आएगा उसको बाकी जो रिमेनिंग जो नंबर होगा उसमें से घटाएंगे। हम एक नेगेटिव वाला एग्जांपल थोड़ी देर बाद में आगे देख लेंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया अभी कि 23 है, इसका सीड नंबर 1 क्या था? +7 था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो हमने नंबर ली थी वो क्या थी? 1815942। ये जो नंबर थी इसका यूनिट डिजिट कितना था? 2 था। तो हमें क्या करना है कि ये जो यूनिट डिजिट है 2, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि इसका एक सीड नंबर है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना है अपने पास में? 14। चूंकि
ये जो इसका सीड नंबर है ये हम पॉजिटिव वाला कंसीडर कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस 41 को, इस 2 जो यूनिट डिजिट है जिसको हमने अभी यूज ले लिया, इसको हटा के बाकी जो और नंबर बचेगा उसके अंदर 14 को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस 2 को हटाने के बाद में हमारे पास में नंबर क्या बचा था, 181594। तो हमने क्या किया कि 181594 है, इसके अंदर 14 को ऐड किया। ठीक है, इसको 14 को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 181608 आ जाएगा। ठीक है, अभी भी ये संख्या जो हमारे को बड़ी लग रही है 181608 है, क्योंकि इसमें हम 23 का भाग देंगे। अगर इतना ही करना होता तो हम डायरेक्ट उसी में चेक कर लेते। तो हम चलो इस प्रोसेस को थोड़ा और आगे करते हैं। तो अभी यूनिट डिजिट है वो कितना बचा था, 8 बचा था। हमने क्या किया कि इस 8 को, जो इसका सीड नंबर आया था वो कितना था, +7, हमने इस 8 को +7 से मल्टीप्लाई किया। तो 8 को +7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 56। ये जो 56 आया, इस 56 को, ये जो संख्या थी इसका जो यूनिट डिजिट 8 था, इस 8 को तो हमने हटा दिया क्योंकि हमने अभी इसको यूज ले लिया है। इस 8 को हटाने के बाद में जो बाकी रिमेनिंग जो नंबर बचा था वो कितना बचा था, 18160। हमने इसमें 56 को ऐड किया। ठीक है, इसमें 56 को ऐड किया तो ये कितना आ जाएगा, 18216 आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर यूनिट डिजिट है वो क्या बचा हुआ था, 6 बचा हुआ था। हमने फिर वापस वही प्रोसेस है इसके अंदर अप्लाई की। सीड नंबर कितना था, +7 था, +7 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आया था हमारे पास में, 42। हमने इस 6 को तो साइड में हटा दिया क्योंकि हम इसको यूज ले चुके थे अभी। बाकी जो हमारे पास में नंबर बचा था वो कितना था, 1821 बचा था। हमने इसमें 42 को ऐड किया और आंसर आया अपने पास में 1863। 1863 भी कुछ लोग हैं जिनको अगर 23 के पहाड़े अगर सही ढंग से नहीं आते तो उनके लिए बड़ा नंबर है, तो हम थोड़ा सा इस प्रोसेस को और आगे लेकर जाते हैं। बाकी अगर 1863 आ चुका है, अगर पहाड़े हमें 23 के डायरेक्ट आते हैं तो हम देख सकते हैं कि कितना होता है, 23 8 184 होता है। बचते कितने, 186 में से अगर 184 घटाएंगे तो 2 बचते हैं और आगे 3 आ जाएगा, तो 23 एकम 23 होता है। तो ये यहाँ से डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। बट अगर पहाड़े नहीं आते हैं तो हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। तो 1863 अपने पास में नंबर बचा था। हम क्या कर रहे थे, इसका यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट कितना था इसका, 3 को हमने फिर से 7 से मल्टीप्लाई किया। ये 7 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया था 3 को, तो ये कितना आया था, 21। क्योंकि सीड नंबर था वो पॉजिटिव था तो हम इस 21 को फिर से ऐड करेंगे। 3 को हम यूज ले चुके थे, इसलिए जो बाकी रिमेनिंग नंबर है उसको हम ऐड करेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 186 में 21 को ऐड किया तो वो कितना आया था, 207 आया था। ठीक है, 201 भी 207 है, उसको भी हम डायरेक्ट देख सकते हैं क्योंकि 23 × 9 होता है, वो कितना होता है, 207 होता है। ठीक है, अगर किसी को 23 का पहाड़ा नहीं आता है तो हम थोड़ा सा और आगे प्रोसेस को कर लेते हैं। तो इसका यूनिट डिजिट है वो कितना बचा था, 7 बचा था। यूनिट डिजिट 7 बता, हमने इसको वापस वही प्रोसेस अप्लाई की। तो 7 से मल्टीप्लाई किया इसको, 7 × 7 कितना हो गया, 49 हो गया। 49 को हमने 20 में ऐड किया तो ये 69 आ गया। अब हम आसानी से देख सकते हैं कि 69 है वो 23 से विभाजित है। ठीक है, ये प्रोसेस आपको थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, बट ये ऐसा कंसेप्ट है जिससे हम कोई भी प्राइम नंबर दे रखा होगा, चाहे हमें कोई ऐसा प्राइम नंबर दे रखा होगा जैसे 141 दे रखा है। ठीक है, 141 तो सॉरी प्राइम नंबर नहीं है, बट मान लो कि हमें कुछ दे रखा है कि 151 दे रखा है और 151 से डिविजिबिलिटी रूल अपने को चेक करना है तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसका कुछ और एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, अभी मैंने आपको +1 वाला तो बता दिया है, अभी मैं आपको बताता हूँ -1 वाला। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि 24 476 484, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, हमें चेक करना है कि ये जो संख्या है ये 31 से विभाजित है या नहीं है। हमें क्या चेक करना है कि ये संख्या है वो 31 से विभाजित है या नहीं है। ठीक है, तो
अभी हम इसका 31 का विभाजन का नियम क्या, हमने वो जो सीड कंसेप्ट वाला जो फॉर्मूला पढ़ा था उससे हम देखेंगे, हम इसका सीड नंबर निकालेंगे। सीड नंबर निकालने के बाद में हम इसका डिविजिबिलिटी रूल है वो जो अभी मैंने जो आपको प्रोसेस बताई थी उससे हम चेक करेंगे। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि ये जो संख्या है 24476 ये 31 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। देखो 31 है, 31 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10 × 3 प्लस में 1। अब देखो आपको डायरेक्ट अब दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर +1 है तो जो सीड नंबर होगा उसका साइन है वो नेगेटिव होगा। यहाँ पर 3 दे रखा तो इसका 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एक सीड नंबर आया वो कितना आया, -3 आया। दूसरा आया वो मैंने बताया था कि 31 में से हम 3 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 28 आ जाएगा। तो दूसरा सीड नंबर है वो कितना आ जाएगा, प्लस में 28 आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि एक सीड नंबर अगर नेगेटिव है तो दूसरा ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा और दोनों का सम है वो उस प्राइम नंबर के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमारे पास में इसके दोनों के दोनों जो सीड नंबर हैं वो आ गए कितने, -3 और 28 आ गया। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि हम इसके अंदर वही सेम जो अभी अपने पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो अप्लाई की थी। हमने उसमें देखा था कि पहले वाला जो हम सवाल कर रहे थे उसमें सीड नंबर +7 था, तो हम क्या कर रहे थे कि +7 को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करके हम प्लस कर रहे थे क्योंकि सीड नंबर का जो साइन था वो पॉजिटिव था। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि छोटे वाला जो सीड नंबर है उसका साइन है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव है तो हमें इसका यूनिट डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा देखते हैं। तो हमारे पास में नंबर क्या है, 24476 ये हमारे पास में नंबर है। ठीक है, ये हमारे पास में नंबर है। हमें चेक करना है कि ये 31 से डिविजिबल है या नहीं है। हमने इसका सीड नंबर निकाल लिया। इसका सीड नंबर कितना आया था, -3 आया था। ठीक है, इसका सीड नंबर आया था वो -3 आया था अपने पास में। तो हम अभी चेक करते हैं कि 24476 है ये 31 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, 4, तो हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 12 आएगा। चूंकि इसका जो सीड नंबर है वो नेगेटिव में है तो हम इस 12 को घटाएंगे। ठीक है, इस 4 को हम साइड में कर देंगे, बाकी जो नंबर बचेगा उसमें से हम 12 को घटाएंगे, इसमें से हम 12 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 63674442 ये बच जाएगा। फिर हमने देखा कि इसका यूनिट डिजिट है वो 6 है, हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा आंसर, 18 आएगा। 18 इसका जो सीड नंबर है वो नेगेटिव था तो हम 18 को फिर से इसमें से घटाएंगे। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा, 244745 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर यहाँ पर जो यूनिट डिजिट आया वो कितना आया, 5 आया, तो हम 5 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 15 आएगा। चूँकि इसका सीड नंबर वो नेगेटिव था तो हम 15 को फिर से इसमें से घटाएंगे, तो इसमें से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14 में से 5 गया 9 आएगा, 6 में से 1 गया 5 आएगा, बाकी 442 को हम ऐसा कैसा लिख देंगे। अभी हमारे पास में इसका जो यूनिट डिजिट है वो 9 आ गया, हम इस 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 27 आएगा। सीड नंबर नेगेटिव में है तो हम 27 को इसमें से फिर से घटाएंगे, तो इस 9 को हमने साइड में छोड़ दिया, इसमें से 27 को घटाएंगे तो 15 में से 7 गया 8 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा अपने पास में, ये 42 ऐसा कैसा रह जाएगा। ठीक है, अभी इसका यूनिट डिजिट है वो 8 बच रहा है, हम 8 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा अपने पास में, 24 आएगा। ठीक है, आंसर अपने पास में यहाँ से आ गया 24 आंसर आया, तो हम इस 24 को फिर से इसमें से घटाएंगे, यहाँ से 24 माइनस करेंगे। मैंने ये ऐड छोड़ दिया क्योंकि ऐड को हम यहाँ पर यूज़ ले चुके थे, तो 24 को 241 में से घटाएंगे तो 11 में से 4 गया, कितना बचेगा, 7 बचेगा, और ये 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, ये 200, ये ऐसा कैसा आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, अब देखो एक तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि 31 × 7 होता है वो 217 होता है। ठीक है, 31 × 7 होता है वो कितना होता है, 77321। ठीक है, तो ये डायरेक्ट भी हम देख सकते हैं। बाकी अगर अभी भी आपको कुछ और ज़्यादा कैलकुलेशन करनी है तो देखो मैं फिर आपको बताता हूँ। ये जो 7 है ये इसका लास्ट यूनिट डिजिट है, हम इसको फिर से सीड नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 × 3 को मल्टीप्लाई किया, कितना आया आंसर, 21 आया अपने पास में। चूँकि इसका जो सीड नंबर है
वो नेगेटिव में लिया हमने, तो हम 21 को फिर से इसमें से माइनस करेंगे। तो 21 को अगर 21 में से माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा अपने पास में, 0 आएगा। ये जो लास्ट में 0 आया है ये 31 से ऑब्वियसली डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये जो बड़े वाला नंबर हमने लिया था ये भी 31 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब ये जो सीड नंबर वाला जो अपन ने कंसेप्ट पढ़ा है ना, ये किसी भी प्राइम नंबर के लिए, किसी भी प्राइम नंबर जो कितना भी बड़ा प्राइम नंबर हो उन सब के लिए ये अप्लाई होगा। ठीक है, अभी हम कुछ ऐसे नंबर्स, एक मैं आपको 2 ऐसी जो संख्याएं हैं उनके बारे में बताने वाला हूं। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें जो क्वेश्चन होता है उसको ऐसे फॉर्मेट में लिख रखा होता है, जैसे एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, ऐसे फॉर्मेट में किसी नंबर को लिख रखा है। हमें बताना होता है कि ये जो एक्स वाई जेड फॉर्मेट है इसमें किसी संख्या को अगर लिख रखा है तो वो किस किस से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के बाद में ये आपको देखो, ये ऐसा नंबर है, इसको दिखते ही डायरेक्ट अपने को आंसर पता होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि ऐसा अगर कोई भी फॉर्मेट होता है वो किस किस से डिविजिबल होता है, और इसको हम अप्लाई कहाँ कहाँ पर करेंगे वो भी हमें आगे जाके पता चलेगा अभी। ठीक है, तो इसका मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। क्या 1 2 3 1 2 3, ये सेम x1 y2 z3 x1 y2 z3, ये सेम टू सेम उसी फॉर्मेट में है xyz वाले में। ठीक है, हम 1 2 3 को चेक करेंगे कि ये संख्या है वो किस किस से डिविजिबल है। सबसे पहले हम देखेंगे ये संख्या 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट है वो क्या है, 3 है, तो ये संख्या ऑब्वियसली 2 से डिविजिबल नहीं होगी, और जो भी जितने भी सम संख्याएं होंगी उनमें किसी से भी डिविजिबल नहीं होगी, क्योंकि सम संख्याओं का एक जो फैक्टर है वो 2 तो होता ही होता है। ठीक है, तो हमें चेक करने हैं अभी 1 2 3 तो जो क्या बोलते हैं 1 2 3 है, इसको हम देखते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 3 2 5 1 6 3 9 2 11 और 1 12 इनका सम आया, इसमें हम 3 का भाग देते हैं, ये तो आंसर आता है 4, रिमाइंडर कितना बचता है यहाँ से 0। तो ये संख्या है वो 3 से तो डिविजिबल होगी, 4 से डिविजिबल नहीं होगी। 5 से देखते हैं हम। ठीक है, 5 में यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए तभी डिविजिबल हो पाएगी, या फिर 0 होना चाहिए तभी डिविजिबल हो पाएगी, तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, 6 के लिए 2 × 3 होना चाहिए, तो ये संख्या 6 से भी डिविजिबल नहीं होगी। उसके अलावा 7 को हम चेक करते हैं। तो देखो 123 में 7 का भाग देंगे। देखो मैंने भी 7 का रूल आपको बताया था कि हम अल्टरनेटिव 3 के पेयर्स लेते हैं, उनका जो डिफरेंस है उसको देखेंगे। अगर वो डिफरेंस है वो अगर 7 से डिविजिबल है तो वो संख्या होगी वो भी 7 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, ये हमने रूल था वो 7 के लिए भी पढ़ा था, ये हमने 11 के लिए भी पढ़ा था, ये हमने 13 के लिए भी पढ़ा था। मैंने ये भी जो संख्या ली है वो क्या ली है 1 2 3 तो अभी 1 2 3 है, ये मैंने संख्या ली है, इनके हम 3 के मान लो 2 पेयर बनाते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक पेयर में से दूसरा पेयर है उसको घटाएंगे तो 123 में से 123 बचेगा, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 0 बचेगा। 0 7 से भी विभाजित है, 11 से भी विभाजित है, 13 से भी विभाजित है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो संख्या होगी वो 7 से भी विभाजित होगी, ये संख्या होगी वो 11 से भी विभाजित होगी, ये संख्या होगी वो 13 से भी विभाजित होगी। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर कोई संख्या है वो किस फॉर्मेट में लिखी हुई है, वो XYZ फॉर्मेट में लिखी हुई है। अगर कोई संख्या है वो XYZ फॉर्मेट में लिखी हुई है तो वो किस किस से डिविजिबल होगी, वो 3 से होगी, वो 7 से होगी, वो 11 से होगी, वो 13 से होगी। इन 3 से तो डेफिनेटली वो संख्या है वो डिविजिबल होगी। अब अगर मान लो कि कोई ऐसी संख्या दी हुई हो 242 ऐसी संख्या दी हुई हो, अब इसमें यूनिट डिजिट है वो 2 आ गया है, तो ये तो यार ऑब्वियस है ना कि ये 2 से भी डिविजिबल होगी। बट हमें कोई अटपटी से ऐसी संख्या दे दे या फिर ऐसे दे दे कि 4 8 9 फिर 4 8 9 दे दे, तो अभी हमें इसको चेक करना है कि ये 3 7 11 13 में से किस किस से डिविजिबल है। इसके लिए ये जो कंसेप्ट है ये मैंने जो अभी आपको सोल्व करके बताया ये एप्लीकेबल होगा। बाकी अगर लास्ट का डिजिट 2 है तो वो तो समझने वाली बात है कि अगर लास्ट का डिजिट सम संख्या है तो वो 2 से डिविजिबल होगा ही होगा।
तो मेरा इसको बताने का पर्पज ये वाला नहीं था, मेरा इसको बताने का पर्पज ये था कि ये 3, 7, 11 और 13 इन चारों से तो हमेशा डिविजिबल होगी। ये जो 2 से डिविजिबल होगी, 4 से डिविजिबल होगी, 6 से डिविजिबल होगी, ये सारे के सारे कंडीशनल हैं, क्योंकि इनके अंदर कंडीशन ये अप्लाई होती है कि इसका लार्ज डिजिट है वो 2 होना ही चाहिए। अगर इसको 2 से डिविजिबल होना है तो लार्ज डिजिट है वो इवन होना चाहिए, 2, 4, 6, 8, 0 कुछ भी हो सकता है। तो वो एक कंडीशन है कि ये 2, 4, 6 इन सब से डिविजिबल है या नहीं, उसके लिए ये कंडीशन है। बट ऐसे ही फॉर्मेट में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो वो 3 से डिविजिबल हमेशा होगा, हमेशा 7 से विभाजित होगा, हमेशा 11 से विभाजित होगा, हमेशा 13 से भी विभाजित होगा। ठीक है, अब इसको हम यूज़ कैसे लें, तो इसके लिए मैं आपको कुछ एक अच्छा सा एग्जाम्पल बताता हूँ कि जैसे मान लो कि एक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ना कि कोई नंबर है, जैसे मान लो कि एक नंबर है कितना 489, ये जो नंबर है ये 489, इसको हम लाइन वाइज कितने टाइम लिख रहे हैं, इसको हम लाइन वाइज ऐसे 489 489 489 489 ऐसे इस नंबर को हम कितनी बार लिख रहे हैं, हम टोटल 101 टाइम्स लिख रहे हैं। ये जो संख्या थी 489, हमने इस 489 को कितने टाइम लिखा, 101 टाइम्स लिखा। ठीक है, हमें ये बताना है कि इसको हम 13 से अगर विभाजित करते हैं तो इसके अंदर रिमाइंडर कितना आएगा। देखो क्वेश्चन ये था कि 489 एक नंबर है, उसको हम 101 टाइम्स है, उसको हम ऐसे लाइन वाइज लिख रहे हैं 489 489 489 ऐसे करते करते 101 टाइम्स तक हमने लिखा है। ठीक है, तो ये 101 टाइम्स हमने लिखा, तो हमें अब ये बताना है कि 13 से विभाजित इसको करते हैं अगर इस पूरे के पूरे नंबर को, तो 13 से विभाजित करने पर इसमें शेषफल कितना बचेगा, ये हमारा क्वेश्चन था। तो अभी देखो लास्ट वाले पेज पर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नंबर है XYZ फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो ये 13 से डिविजिबल होगा। ये मैंने अभी आपको जस्ट पूरा उदाहरण देके इस चीज़ को समझा दिया था। अभी इस चीज़ को अप्लाई कैसे करते हैं वो मैंने आगे वाले क्वेश्चन में मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसको अब देखो ये जो 489 ऐसे 101 टाइम्स लिखा हुआ है। अगर मैंने जो अभी आपको पहले वाले जो पेज पर जो एग्जांपल बताया था उसमें क्या था 489 ऐसे दो पेयर बन रहे थे XYZ, ये ऐसे दो का पेयर बन रहा था। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो स्टार्टिंग का 2 का पेयर होगा ये 489 और 489 का, ये तो कितने से डिविजिबल होगा, ये 13 से ऑब्वियसली ये डिविजिबल होगा, क्योंकि मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि XYZ है, ये 3, 7, 11 और 13 इन सब से डिविजिबल होगा, तो ये 11, 13 से भी डिविजिबल है ही है। ठीक है, तो जो 13 है ये 489 है, ये 13 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो ऐसे मान लो कि ये जो संख्या है ये टोटल कितने टाइम्स लिखी है, 101 टाइम्स लिखी हुई है। इसमें से हम ऐसे दो के पेयर बना लेते हैं, तो स्टार्टिंग के इन 2 के पेयर ये बन गए, फिर स्टार्टिंग अगले वाले 2 के पेयर ऐसे बन गए, तो हम ऐसे 2 का पेयर बनाया, फिर 2 का बनाया, फिर 2 का बनाया, तो ऐसे अपने पास में टोटल कितने पेयर्स बनेंगे, टोटल 50 पेयर्स बनेंगे। ठीक है, तो 50 × 2 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस 100 का मतलब क्या है कि हमने टोटल ये 489 थे वो कितने टाइम्स लिखे हुए थे, वो 101 बार हमारे पास में लिखे हुए थे। हमने इस 101 बार में से ये 100 जो 489 है उनके तो ऐसे 2 के पेयर बना लिए हैं। ठीक है, उसके अलावा लास्ट में एक अपने पास में 489 है, वो ऐसा कैसा बचा हुआ है, इसको ये जो 489 है इसको हम अभी यूज लेंगे। इससे पहले मैं बाकी जो 100 489 लिखे हुए थे अपने पास में पहले, उन सबको कैसे निपटाना है उसका तरीका बता देता हूँ। ठीक है, तो मैंने भी आपको बताया था कि 489 है मतलब कि XYZ है, ऐसे दो XYZ का फॉर्मेट है, वो 13 से डिविजिबल होगा। तो स्टार्टिंग वाले ये 2 489 है, ये दोनों के दोनों को अगर हम साथ में लिखेंगे तो यहाँ तक जो ये संख्या है ये 13 से विभाजित होगी। यहाँ तक ये 13 से विभाजित होगी, इसके बाद में हम वापस 489 को यूज लेंगे, फिर से यहाँ तक जो संख्या है ये 13 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे करते करते हम ये जो 2 के अभी जो हमने पेयर्स बना रखे थे, ये सारे के सारे 2 के पेयर्स हैं, ये सब के सब 2 के पेयर्स हैं, ये 13 से विभाजित हो जाएंगे। बट
ऐसे अपने पास में पेयर कितने बने थे, 50 पेयर बने थे, जिनके अंदर हमने कितने 489 को यूज कर लिया था, टोटल 100 489 को यूज कर लिया था। अपने पास में क्वेश्चन में दिए हुए कितने थे, टोटल 101 489 दिए हुए थे, ठीक है। तो 101 में से अपने 100 को यूज ले लिया है। अपने पास में अभी 489 बचे कितने, तो सिर्फ एक 489 बचा है, ठीक है। तो ये हमने एक 489 लिखा यहाँ पर। हमने 101 में से शुरुआत के जो 100 489 थे, 489 जो नंबर था उसको देख लिया कि भाई ये शुरुआत के जो 100 489 है ये सारे के सारे 13 से डिविजिबल है, अगर इनको ऐसे पेयर में ऐसे लाइन वाइज लिखा जाए। बट ये लास्ट वाला हमें बस जस्ट इसका चेक करना है, क्योंकि इसका हमारे पास में पेयर बना ही नहीं, ठीक है। तो इसको चेक करेंगे, देखो 13 3 39, बचे कितने 9, आगे 9 है, तो 13 7 91, ठीक है। तो इसमें से 91 घटा लेंगे तो बचेगा कितना 8, ठीक है। तो 489 में अगर 13 से हम भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचा है यहाँ पर 8 हमारे पास में इसका रिमाइंडर बचा है, ठीक है। तो देखो ये वाला जो कंसेप्ट था, इससे ये नंबर था, कितना लंबा नंबर होता है ये कि 489 489 489 489 ऐसे 101 बार लिखा हुआ होता। एक नंबर के अंदर 3 डिजिट हैं और टोटल 101 टाइम्स ये अपने को नंबर लिखने हैं। तो टोटल ऐसे अगर हम लाइन में लिखते तो ये कितने डिजिट हो जाते, टोटल 303 डिजिट हो जाते। अब ऐसे 303 डिजिट का बड़ा सा नंबर लिखा हुआ था, हम इसमें 13 से अगर विभाजित करते तो हमारे को इसी में 1 घंटा लग जाता। तो ये वाला जो कंसेप्ट मैंने भी आपको बताया था, XYZ का जो फॉर्मेट है इसमें 13 से भाग जाता है। तो ऐसे अगर कुछ नंबर हैं जो ऐसे कुछ सीरीज बनी हुई है, जो ऐसे लंबी सी सीरीज है, इसमें भाग जाता है या नहीं जाता, तो ये डायरेक्ट इससे चेक हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, और चलो ठीक है मैं इसी में दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। ये जो मैंने अभी क्या लिखा था 489 489 489, ये टोटल कितनी बार लिखा हुआ है, ये 101 टाइम्स लिखा हुआ है,